सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। सबसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा तापमापी की परिभाषा और डॉक्टरी तापमापी की परिभाषा। उसके भाग 2 में हमने पढ़ा जो डॉक्टरी तापमापी उसकी बनावट और उसे पाठ्यांक कैसे लिया जाता है। इसके ऊष्मा के भाग 3 में हमने पढ़ा प्रयोगशाला तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी से पाठ्यांक कैसे लेते हैं, दोनों में समानता और दोनों में अंतर। डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में पाठ्यांक लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तापमापी कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, तिरछी नहीं, क्योंकि अगर वो तिरछी होगी तो उसका पाठ्यांक सही नहीं आएगा। और प्रयोगशाला तापमापी से पाठ्यांक लेते समय हमेशा जो वो तापमापी है उस पदार्थ, उसका जो बल्ब है उस पदार्थ में डूबा रहना चाहिए, तभी उसका सही पाठ्यांक आता है। लेकिन जो तापमापी होती है इसमें क्या है कि इसका जो तापमापी इसके लिए चिंता का विषय क्यों, क्योंकि इनमें क्या है पारा काम में लिया जाता है। अगर पारा टूट जाता है तो पारे का निपटान, पारा एक विषाक्त पदार्थ है और उसका निपटान अत्यंत कठिन है। इसलिए आजकल हम क्या करते हैं, इन तापमापी की जगह डिजिटल तापमापी काम में ली जाती है, डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। जब हम गैस पे पानी गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, जब गैस पे बर्तन रखते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो गैस में ज्वाला होती है उसमें क्या होती है, ऊष्मा होती है। तो वो ऊष्मा वो जो ऊष्मा है वो कहाँ जाती है, सबसे पहले बर्तन की तली उसको ग्रहण करती है। जो बर्तन होता है उसकी तली वो ऊष्मा को ग्रहण करती है। फिर उससे जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो या चाय बनाते हो, जब हम इसको गैस पर रखते हैं तो सबसे पहले ये ऊष्मा बर्तन की तली द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर उससे ऊष्मा को ग्रहण करता है जल द्वारा ग्रहण की जाती है। ऐसे करते करते जो पूरा पानी है वो गर्म हो जाता है। सबसे पहले ऊष्मा ज्वाला में होती है, फिर ऊष्मा से उसको बर्तन की जो तली द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर उससे ऊष्मा पानी द्वारा ग्रहण की जाती है। इससे करते करते पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, ठंडे सिरे से गर्म सिरे की और ऊष्मा का प्रवाह ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर होता है। जैसे हमने इस पर रखा तो सबसे पहले ये बर्तन क्या था, ठंडा था, तो इसने ऊष्मा ग्रहण की, फिर धीरे धीरे पानी ने ऊष्मा ग्रहण की और पूरा पानी गर्म हो जाता है। अगर हम इस भगोनी को उतार कर नीचे रख देते हैं तो कुछ देर में इसका पानी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी ऊष्मा थी वो किस में आ जाती है, परिवेश में आ जाती है और वातावरण में आ जाती है। वही कि ऊष्मा ठंडे सिरे से गर्म सिरे, भगोनी का पानी गर्म था और जब उसको नीचे उतार के आप रख देते हो तो इसकी ऊष्मा परिवेश में आ जाती है, जिससे भगोनी का पानी ठंडा हो जाता है। तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर। अब इसमें क्रियाकलाप देखते हैं। एक एल्युमिनियम की पट्टी लेंगे या लोहे की पत्ती लेंगे, उस पर समान भाग पर मोमबत्ती, जो मोमबत्ती को जब हम गर्म करते तो मोमबत्ती पिघल जाती है, तो समान दूरी पर क्या कर देंगे, मोमबत्ती का यहाँ चिपका देंगे। यहाँ मोम को गर्म करके उसकी मोम को यहाँ चिपका देंगे बिल्कुल समान दूरी पर। इसको स्टैंड पर कस देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे ईंटों के बीच में लगा देंगे। 2 ईंटों के बीच में कस के हम इसको दबा देंगे तो ये इससे दब जाता है। उसके बाद जो पट्टी है उसके एक सिरे पर हम क्या लगा देंगे, मोमबत्ती रख देंगे। मोमबत्ती रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ली,
एल्युमिनियम या लोहे की पत्ती। उसके बाद हमने क्या किया, इनके इस सिरे पर क्या लगा दी, मोम लगा दी। मोम पिघलाकर इसमें लगा दी बिल्कुल समान दूरी पर। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो इसको दो ईंटों के बीच में आप लगा सकते हो। इसके एक सिरे पर हमने क्या लगा दी, मोमबत्ती। अब हम मोमबत्ती को जलाते हैं। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इसका पहले वाला मोम है वो पिघल कर नीचे गिर जाता है। फिर कुछ समय पश्चात आगे वाला, फिर आगे वाला, और फिर ऐसे करके पूरा मोम पिघल जाता है। और जब हम आखिरी में देखते हैं तो ये जो लोहे की पत्ती है ये पूरी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ऊष्मा का प्रवाह गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। सबसे पहले जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसकी जो ऊष्मा है ये वाला सिरा ग्रहण करता है। फिर ये क्या करता है, ऊष्मा का स्थानांतरण अगले वाले कण को देता है, फिर वो अगले वाले कण को देता है। फिर यहाँ तक जैसे ऊष्मा पहुँचती है मोम पिघल कर नीचे गिर जाती है। फिर ये ऊष्मा का स्थानांतरण आगे वाले कण में करता है, यहाँ की मोम पिघल कर नीचे गिर जाती है। फिर आगे तक स्थानांतरण करते हैं, फिर ये पिघल कर नीचे गिर जाती है। ऐसे करते करते पूरी मोम पिघल कर नीचे गिर जाती है और ये ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। तो पूरी मोम पिघल कर गिर जाती है और ये पूरा लोहे की पत्ती गर्म हो जाती है। तो जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक होता है उसे हम कहते हैं चालन विधि। उसे हम चालन विधि कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है वह विधि चालन विधि कहलाती है। और चालन विधि ठोस पदार्थों में होती है। चालन विधि ठोस पदार्थों में होती है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता और कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। अब देखो, इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक मग में गर्म पानी लेंगे, अब आपको स्टील की चम्मच, डिवाइडर, पेंसिल और प्लास्टिक का स्केल हमने लिया। स्टील की चम्मच, डिवाइडर, पेंसिल और प्लास्टिक का स्केल। सबसे पहले हम स्टील की चम्मच लेते हैं और स्टील की चम्मच को गर्म पानी के अंदर डालते हैं। स्टील की चम्मच किसके बनी हुई है? धातु की। तो जैसे हम इसमें डालते हैं तो चम्मच कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। चम्मच कैसी हो जाती है? गर्म। उसके बाद हम डिवाइडर लेते हैं, जो प्रकार होता है उसको लेते हैं, उसको हम डालते हैं गर्म पानी के अंदर। तो वो किसका बना हुआ है? धातु का। तो जैसे अब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं तो वो कैसे हो जाता है? गर्म। पेंसिल को हम लेते हैं, उसको पानी के अंदर डाल के देखते हैं तो वो क्या है? अधातु। तो वो कैसी हो जाती है? ठंडी। प्लास्टिक का स्केल हम लेते हैं, उसको हम गर्म पानी के अंदर डाल के देखते हैं तो वो क्या है? अधातु।
तो वो हो जाती है ठंडी। वह पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, वह पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है उन्हें कहते हैं चालक। जैसे लोहा, जितनी भी धातु होती है, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। जिनमें ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। और जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता वे ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता वो ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि। तो ये है चालक और कुचालक। ये परिभाषा भी है, साथ में हम इनमें अंतर भी देख सकते हैं उदाहरण के साथ में। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चालन वाली विधि है उसको देखना है, उसकी डेफिनेशन याद करनी है और चालक और कुचालक में अंतर देखना है। धन्यवाद।